हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर पर कि हम लोगों ने सीक्वेंस के पहले बाउंड एंड इंटरवल डिस्कस किया था। आप लोगों में से जो व्यूअर्स ऐसे होंगे जो अलजेब्रा नहीं पढ़े होंगे हमसे, तो मेरा अलजेब्रा का पहले वीडियो लेक्चर देख लेंगे। हमने मैट्रिसेस तक पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है। फिर आप रियल एनालिसिस का वीडियो देखिएगा। ये रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 3 है। 2 लेक्चर में बाउंड और इंटरवल को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज का जो तीसरा लेक्चर है सीक्वेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। खूब ध्यान से देखिएगा। इसके एक एक क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन छुपे हैं। जैसे किसी बड़े आदमी ने कहा है कि हर आदमी में 4 आदमी छुपे होते हैं, वैसे ही बिल्कुल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब हम एक प्रश्न बताएंगे तो आपके सामने कम से कम 4 से 5 जो है क्वेश्चन वैसे फ्रेम करने के तरीके आपको मिल जाएंगे। तो सीक्वेंसेस को खूब ध्यान से देखिएगा। हम बहुत ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए सीधे सीक्वेंस के क्वेश्चन नंबर 1 पे आ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कह रहा है कि अ सीक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर इज अ फंक्शन। कह रहा है जो सीक्वेंस होता है रियल नंबर का वो एक फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है, उसका डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। समझ गए आप? तो देखिए, पहली बात तो जब कह रहा है कि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज अ फंक्शन, तो पहला क्वेश्चन तो कोई ये भी बना सकता है कि सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस एक फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ वो डिटेल जानना चाह रहा है कि वो फंक्शन कौन होता है। तो आपको हम बता दें, आप सभी लोगों ने क्लासरूम प्रोग्राम में ज़रूर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं या बुक में, कि जो सीक्वेंस होता है वह एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन हमेशा सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है और जो कोडोमेन होता है यहाँ पर रियल नंबर होता है। देखिए, जब यहाँ पे बोला गया सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर तो आपका कोडोमेन रियल नंबर होता है। अगर कहा जाता सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर तो यहाँ जो कोडोमेन आ रहा है ना वह नेचुरल नंबर होता। अगर कहा जाता सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो यहाँ जो कोडोमेन है वहाँ सी बना होता। तो आप ध्यान से यहाँ देखिएगा, जो लिखा रहेगा वही इसका कोडोमेन यहाँ पर होगा। समझ गए आप बात? तो कह रहा है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर एक फंक्शन होता है। बताइए कहाँ से कहाँ पे होता है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, चाहे सीक्वेंस किसी भी नंबर का क्यों ना हो, चाहे रियल का हो, चाहे रेशनल का हो, चाहे इरेशनल का हो, चाहे नेचुरल का हो, वो जो भी होगा इस साइड में बदलेगा, लेकिन यहाँ हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा। तो बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन सदैव नेचुरल नंबर होता है, और चूंकि रियल की बात किया था इसीलिए कोडोमेन आर होता है। ये बात समझ गए आप लोग? हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बाद आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं। ध्यान से आप देखिए। अभी आप लोगों ने देखा कि जो सीक्वेंस होता है उसका डोमेन होता है नेचुरल नंबर। मतलब डोमेन में मेंबर कैसे होते होंगे, 1 2 3 4, और नेचुरल नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट। ये बात समझ में आया? अच्छा, इस साइड में आपका जो है ये आपका कोडोमेन है। सपोज कर लिया आपका सेट ऑफ आर है, रियल नंबर है, और ये आपका क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। आप जानते हैं कि फंक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है कि फंक्शन वह होता है जो डोमेन के प्रत्येक मेंबर को मैप करे और यूनिक प्लेस पे मैप करे। तो सपोज कर लिया जब 1 इधर गया मैप होने, तो जो इसका इमेज बनेगा, मान लिया इसका नाम क्या होगा, आपका एफ ऑफ 1 होगा। भाई 1 को कहीं मैप करा रहा है तो इसका इमेज क्या होगा, एफ ऑफ 1 होगा। और एफ ऑफ 1 को हम क्या कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए A1। यह इस बात को बता रहा है कि जो सीक्वेंस आपका बन रहा है उसका पहला टर्म जब मैप होके जा रहा है, अर्थात जो सीक्वेंस का पहला टर्म है उसका नाम क्या है, A1 है। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग सीक्वेंस ऐसे बनाते हैं ना AN, तो AN में जो आपका पहला टर्म होता है उसका नाम होता है A1, और A1 कुछ और नहीं होता है, इस डोमेन के नेचुरल नंबर का 1 का इमेज होता है। समझ गए बात? अगर ये फंक्शन f है तो ऐसे 2 कहीं मैप करेगा तो बताइए 2 का इमेज क्या बनेगा, F2। इसको हम लोग कहेंगे सीक्वेंस का दूसरा टर्म, इट इज द सेकेंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। नाम क्या रख देंगे इसका, A2। ऐसे जब आप 3 को मैप कराएंगे तो 3 कहाँ मैप करेगा, एफ ऑफ 3 पे मैप करेगा। और जब एफ ऑफ 3 पे मैप करेगा तो अपने सुविधा के अनुसार जैसा हम लिखते आ रहे हैं इसका नाम रख देंगे A3, एंड इट इज कॉल्ड द थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सिमिलरली देयर आर द सो मेनी टर्म्स इनसाइड द डोमेन, और हर टर्म कहीं ना कहीं जाएगा।
तो सोचिए कि इस साइड में ऐसे सीक्वेंस के कुल कितने टर्म आएंगे, हमेशा हमेशा इनफाइनाइट टर्म आएंगे। तो आपने देखा होगा जब सीक्वेंस को लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं A1 A2 A3 ऐसे डॉट डॉट। सोचिए कि सीक्वेंस में हमेशा कुल कितने टर्म होंगे, सीक्वेंस में हमेशा इनफाइनाइट टर्म होंगे। दुनिया का कोई ऐसा सीक्वेंस हो ही नहीं सकता है जिसमें फाइनाइट टर्म हो, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर कहीं ना कहीं जाके मैप करेंगे ना, और जब सारे नेचुरल नंबर कहीं ना कहीं जाके मैप करेंगे तो पक्का इस साइड में जितनी इमेजेज आएंगे उनकी इमेजेस की संख्या कितनी होगी, इनफाइनाइट। सो हमेशा जो सीक्वेंस के टर्म होते हैं ना वो हमेशा इनफाइनाइट होते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 1 भी जा कर के मैप कर रहा है तो F1 की भी वैल्यू 1 आ जाए, है ना, F2 की भी वैल्यू 1 आ जाए, मतलब कोई एक पर्टिकुलर नंबर आ जाए, इधर भी 1 आ जाए। कहने का मतलब ऐसा दुनिया का कोई सीक्वेंस हो सकता है जिसके सारे टर्म की वैल्यू सेम हो जाए। तो आप ये नहीं कहेंगे इसमें एक ही टर्म है, टर्म की संख्या तो अभी भी इनफाइनाइट है, भले सारे टर्म एक बन गए। तो आप इस बात को समझते रहिएगा कि सीक्वेंस कभी फाइनाइट नहीं होता है, सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा इनफाइनाइट होते हैं। गॉट माई पॉइंट? सो लुक एट हियर एट द सेकेंड क्वेश्चन. My second question on the screen is that the number of terms in a sequence of real number is r. अभी अभी हमने इस बात को डिस्क्राइब किया और हमें तो नहीं लगता है कि आप में से किसी को भी डाउट होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं किसी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर में कितने होते होंगे। अभी अभी हमने बताया चाहे दुनिया का कोई भी सीक्वेंस हो, चूंकि इसका जो डोमेन होता है वो नेचुरल नंबर होता है, ड्यू टू द नेचुरल नंबर डोमेन फंक्शन तो होता ही है सीक्वेंस, हर नंबर कहीं ना कहीं जाके मैप करेगा। तो सीक्वेंस में जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो कितने होंगे, इनफाइनाइट ऑलवेज। कभी भी सीक्वेंस में फाइनाइट टर्म्स नहीं होते हैं। बात समझ गए? मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट एक गलत बोल रहा है। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सर किताब में हमने पढ़ा है कि फाइनाइट सीक्वेंस भी होता है, फाइनाइट टर्म अगर किसी सीक्वेंस में है, जैसे सर बताइए कि अगर हमने एक सीक्वेंस लिया -1 के पावर n, तो -1 के पावर n को जब हम लोग तोड़ते हैं तो हम लोगों ने देखा इसमें 2 ही टर्म आता है, एक बार -1 आता है, एक बार +1 आता है। लेकिन आप इस बात को भूल गए हैं कि यहाँ n नेचुरल नंबर से वेरी करता है, एक बार -1 आ गया, एक बार +1 आ गया, फिर जब आप 3 रखेंगे तो फिर -1 आएगा, फिर जब 4 रखेंगे फिर +1 आएगा। तो नंबर तो 2 ही है बार बार जो ऑसिलेट कर रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इनफाइनाइट है। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? सो समझिए इस बात को, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से समझिए इसको। कह रहा है कि इफ रेंज सेट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, रेंज तो सभी लोग जानते हैं ना। कह रहा है कि अगर रेंज सेट जो है, ध्यान देना सेट, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो बाउंडनेस प्रॉपर्टी होती है वो सीक्वेंस की नहीं होती है, वो सेट की होती है। तो कोई सीक्वेंस जब बाउंडेड कहा जाता है तो उसके रेंज सेट की चर्चा की जाती है। बात समझिएगा, जब भी कहीं किताब में, कॉपी में, कहीं भी लिखा हो अ सीक्वेंस इज बाउंडेड, इट मीन्स दैट जो रेंज सेट होता है सीक्वेंस का उसकी बात कर रहा है। तो कह रहा है इफ द रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर इज बाउंडेड, तो सीक्वेंस कैसा होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर किसी भी सीक्वेंस का रेंज सेट बाउंडेड है ना तो पक्का वह सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड होता है, क्योंकि यही डेफिनेशन होती है सीक्वेंस के बाउंडनेस की। अ सीक्वेंस इज सेट टू बी बाउंडेड इफ इट्स रेंज सेट इज बाउंडेड। क्लियर? तो कह रहा कि अगर रेंज सेट किसी सीक्वेंस का बाउंडेड है तो पक्का जो सीक्वेंस होगा वो कैसा होगा, बाउंडेड होगा। बात समझ गए आप? अनबाउंडेड होगा कहना गलत है, कन्वर्जेंट होगा ये भी हमेशा सही नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? तमाम सारे ऐसे सीक्वेंसेस हैं जिसका रेंज सेट जो है बाउंडेड है और वो कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, जैसे हम आपको रेंज सेट कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, थोड़ा सा हम बताते हैं, इसका आंसर तो सबको मिल गया ना, थोड़ा सा अलग से समझिए कि और भी क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। जैसे हम इसी छोटे से एग्जाम्पल को ले लेते हैं। आपका यह सीक्वेंस है, सभी लोग इसको पहचानते हो। अच्छा, इसमें अगर तोड़िए इस सीक्वेंस को, तो सीक्वेंस के तोड़ने पर इसमें कुल कितने पॉइंट आएंगे, एक बार 1 रखोगे इनकी वैल्यू तो -1 आएगा, फिर +1 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर +1 आएगा, है ना। जब 1 रखेंगे तो -1, 2 रखेंगे तो +1, यहाँ 3 रखेंगे तो -1, 4 रखेंगे फिर +1, ऐसे डॉट डॉट सो 1। तमाम सारे टर्म हैं, इनफाइनाइट टर्म्स हैं।
लेकिन अगर तुम इसका सेट बनाओ तो सीक्वेंस और सेट में एक बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस होता है। क्या होता है कि सेट में एक नंबर को 2 बार नहीं लिखा जाता, जबकि सीक्वेंस में एक नंबर को कई बार लिख सकते हैं। तो अगर आप इसका सेट बनाएंगे तो सेट में कितने नंबर आएंगे, मात्र 2 ही आएंगे ना, एक -1 और एक +1। तो ये जो आपका -1 और +1 वाला है ये रेंज है, रेंज सेट है। किसका रेंज सेट है, इस सीक्वेंस का। तो ध्यान दीजिएगा कि सीक्वेंस के अंदर हमेशा इनफाइनाइट टर्म होते हैं, लेकिन जब आप उसका रेंज सेट बनाएंगे ना तो रेंज सेट के अंदर 2 ही टर्म हो सकते हैं, फाइनाइट टर्म हो सकते हैं। क्लियर इतनी बात। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से कह रहा है कि ये जो सीक्वेंस है वो कैसा है। अब देखो भाई, सीक्वेंस है तो कैसा है, तो इस सीक्वेंस के बारे में हम लोग बहुत देर से चर्चा कर रहे हैं। इस सीक्वेंस का अगर हम लोग रेंज सेट बनाए तो रेंज सेट में मात्र 2 ही एलिमेंट होगा, जबकि सीक्वेंस में इनफाइनाइट टर्म है, -1 +1 -1 +1, तो 2 ही हैं। और सेट के बाउंडनेस को आप जानते ही हैं। इस सेट का बाउंडनेस में लोअर बाउंड कौन है, -1, अपर बाउंड कौन है, +1। तो आपका सेट कैसा है, बाउंडेड है। तो चूंकि ये जो सीक्वेंस है, आप इसको तोड़ेंगे तो ऐसे बनेगा ना, -1 +1 -1 फिर +1, ऐसे डॉट इनफाइनाइट तक। और आप जब इसका रेंज सेट लिख रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि रेंज सेट में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, मात्र 2 ही आ रहे हैं, एक -1 आ रहा है और एक कौन आ रहा है, +1 आ रहा है। तो किसी भी सीक्वेंस के बाउंडनेस की बात किससे करते हैं, इस सीक्वेंस से थोड़ी करते हैं, उसके रेंज सेट से ना करते हैं। तो रेंज सेट में कितना मेंबर है, -1 +1। ये बाउंडेड सेट है या नहीं है, बाउंडेड है। क्यों बाउंडेड है, क्योंकि इसका लोअर बाउंड -1 है, अपर बाउंड कौन है, +1 है। तो इसके पास इन्फीमम भी है, सुप्रीमम भी है, तो सेट क्या है, बाउंडेड है। दैट्स वाई ये आपका जो सीक्वेंस है वो कैसा है, बाउंडेड है। और हमें लगता है कि आप सबको मालूम भी होगा कि जब थ्योरी की क्लास में प्रूव कराई जाती है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, है ना, ऐसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दुनिया का जो भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है, अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड होता है। आपने पढ़ा है ना कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होता है। लेकिन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हर बाउंडेड जरूरी नहीं कन्वर्जेंट होता है। और काउंटर एग्जाम्पल में आपने यही वाला एग्जाम्पल दिया होगा कि आपका ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपका कैसा है, ये सीक्वेंस आपका बाउंडेड है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। क्यों ये कन्वर्जेंट नहीं है, कोई मुझे बताएगा। कन्वर्जेंट इसलिए नहीं है कि कोई भी सीक्वेंस जब कन्वर्जेंट होता है तो उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट होता है। लेकिन देखो -1 फिर कभी आएगा -1, फिर कभी आएगा -1 कितनी बार रिपीटेड है, बहुत बार रिपीटेड है। तो -1 इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है। और ऐसे 1 भी देखिए कई बार रिपीटेड है, तो 1 भी इसका लिमिट पॉइंट है। तो चूंकि इस सीक्वेंस के पास 2 लिमिट पॉइंट हैं, इसीलिए सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं किया। क्योंकि सीक्वेंस तब कन्वर्ज करता है जब सीक्वेंस के पास मात्र और मात्र एक लिमिट पॉइंट हो। आप लोगों ने पढ़ा होगा आ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट हैज यूनिक लिमिट पॉइंट। तो कन्वर्जेंट होता है तो बाउंडेड होता है, लेकिन बाउंडेड होने से कन्वर्जेंट नहीं होता है। ठीक है, ये रिजल्ट भी आगे चल के यूज होगा। हम साथ में साइड में जो चीज़ें बता रहे हैं आप इसको कहीं नोट करते जाइए, एरो बना करके, कभी ना कभी काम देगा। बाकी क्वेश्चन तो आप देख पा रहे हैं कि सीक्वेंस का काफ़ी आसानी से आप निकाल पाएंगे। इस बात को आप लोग गौर करिएगा कि एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आएगा बहुत डिफ़िकल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपसे नेट लेवल का, IIT JEM लेवल का एग्ज़ाम लोग लेने वाले नहीं हैं। आपका टेस्ट बस ये करेंगे कि आप उन चीज़ों को समझते हैं कि नहीं समझते हैं, बस। बहुत हाई प्रश्न नहीं बनना है। हम तमाम बच्चों को देख रहे हैं कि व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर या अन्य प्लेसेस पर लोग क्वेश्चन भेज रहे हैं, सर सॉल्व करिए इसको। मार्केट में तमाम सारे लोग क्या कर रहे हैं, MCQ ढूंढ रहे हैं। तो जो भी MCQ रियल का मिल गया, जो भी अलजेब्रा का मिल गया, उसको लोग फ़ोटो खींच ले रहे हैं और भेज दे रहे हैं ग्रुप में, चलिए सॉल्व करिए। देखिए, आपको जो सॉल्व करना है उन्हीं चीज़ों को सॉल्व करिए जो इम्पॉर्टेंट है। ये जो लेवल है जो हम पढ़ा रहे हैं, या TGT PGT जो भी कंपटीशंस होते हैं उन सब के लेवल के क्वेश्चंस हैं और आपके एग्जाम के भी लेवल के हैं। यहाँ तक के प्रश्न आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत हाई लेवल के प्रश्न को आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाई लेवल के लिए आपको और अच्छे से थ्योरी अभी पढ़नी पड़ेगी, फिर आगे। तो अभी तो खैर आप लोग BSc सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, आगे तो अभी तमाम सारी पढ़ाई बाकी ही है। देखिए फिर यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि आपके पास कोई एक सीक्वेंस है 1/n, इसकी चर्चा कर रहा है। चलो इस सीक्वेंस के टर्म्स को जरा लिखा जाए। पहला टर्म क्या होगा, 1 होगा। सीक्वेंस का दूसरा टर्म क्या होगा, 1/2 होगा।
तीसरा टर्म क्या होगा 1/3 होगा, चौथा टर्म क्या होगा 1/4 होगा, ठीक है, पांचवा टर्म क्या होगा 1/5 होगा। समझ गए आप बात? ऐसे सीक्वेंस के टर्म कहाँ तक रहेंगे, इनफाइनाइट तक, क्योंकि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होता है। देखिए इस सीक्वेंस में अगर आप रेंज सेट भी बनाओगे तो रेंज सेट और सीक्वेंस में कोई अंतर नहीं आएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई टर्म रिपीटेड थोड़ी है कि जैसे पिछले वाले -1 कई बार था तो एक ही बार लिख दिया था, यहाँ तो सारा टर्म लिखना ही पड़ेगा। तो इसके रेंज सेट में और इस सीक्वेंस में कोई अंतर नहीं है। और एक बात समझिएगा, बाउंडनेस अनबाउंडनेस हमेशा सेट का चर्चा करते हैं, सीक्वेंस का हम लोग कभी चर्चा नहीं करते हैं। तो जब ये पूछ रहा है कि सीक्वेंस कैसा होगा तो इसी सेट के बारे में पूछ रहा है। कल आप लोगों ने देखा था कि यह जो सेट होता है यह बाउंडेड होता है, क्योंकि लगातार इसके जो टर्म हैं, इसके पिछले लेक्चर में हमने समझाया भी था। यहाँ पे पहला टर्म आपका 1 आया हुआ है और इसके बाद के टर्म में आप देख रहे होंगे यहाँ पे हाफ है, फिर 1/3 है, फिर 1/4 है, फिर 1/5 है, फिर जीरो के पास हाईली डेंस पॉइंट्स होंगे। कहने का मतलब जीरो इसका लिमिट पॉइंट है, मतलब इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कौन है, जीरो है। और इस पूरे के पूरे सेट का लिमिट पॉइंट एक ही है और नाम क्या है उसका, जीरो। और जिसके पास केवल यूनिक लिमिट पॉइंट होता है, केवल एक लिमिट पॉइंट होता है, वो कन्वर्जेंट होता है। तो आपका ये जो सीक्वेंस है ना, इसका रेंज सेट यही है। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, 1 है, यही सुप्रीमम है। और सबसे छोटी वैल्यू कौन है, 0 है। यहाँ पे जो 0 है यही इन्फिनिमम है। तो 0 आपका इन्फिनिमम है और 1 सुप्रीमम है। मतलब ये आपका जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड भी है और केवल एक लिमिट पॉइंट रखने के कारण कन्वर्जेंट भी है। तो जो 1/n होता है, बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, याद कर लीजिएगा। ये आपका कन्वर्जेंट भी होता है और बाउंडेड भी होता है, ठीक है। तो आप देखिए आपका ये जो भी है वो क्या है, कन्वर्जेंट है और बाउंडेड है। तो बाउंडेड एंड कन्वर्जेंट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए सीक्वेंस है यह, लेकिन अगर एग्जाम में ऐसे बना देता समेसन 1/n तो ये सीरीज हो जाता। और अगर एग्जाम में कभी आपको मिल जाए समेसन 1/, लिखा हुआ तो आप हमेशा टिक डाइवर्जेंट मारेंगे। केवल 1/n अगर सीक्वेंस है तब कन्वर्जेंट होता है, और अगर ये सीरीज बन जाए तो डाइवर्जेंट होता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कहीं, ठीक है। हालांकि हम सीरीज पे हो सकता है एक वीडियो लेक्चर बनाएंगे तो आपको बता देंगे कैसे डाइवर्जेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि एक सीक्वेंस है, ठीक है, कह रहा है एक सीक्वेंस है जिसका डोमेन है नेचुरल नंबर। सीक्वेंस का डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर होता ही है। को डोमेन है रियल नंबर, मतलब सीक्वेंस कैसा है, रियल का है। कैसे डिफाइन है, कह रहा है कि ये नेचुरल नंबर को साइन n पे भेजता है। मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर में जैसे 1 रहेगा तो 1 को कहाँ भेजेगा, साइन 1 पे, 2 को कहाँ भेजेगा, साइन 2 पे, 3 को कहाँ भेजेगा, साइन 3 पे। मतलब हर नेचुरल नंबर को कहाँ भेज रहा है, साइन n पे भेज रहा है। तो कह रहा है कि ये कैसा होगा, ज़रा बताइए, ये बाउंडेड होगा कि अनबाउंडेड होगा कि कन्वर्जेंट होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बताइए कि इसके कितने टर्म आएंगे। साइन 1 आएगा, साइन 2 आएगा, साइन 3 आएगा, तमाम सारे टर्म आएंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 से ले करके +1 तक लाई करता है। साइन x की वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है, सामने थीटा के प्लेस पे कुछ भी लिखा रहे, इसकी वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी तो 1 हो जाएगी, और बहुत छोटी रहेगी तो -1 हो जाएगी। तो चाहे यहाँ n कुछ भी आप करते जाएंगे, यहाँ से बदलते जाएंगे, बहुत वैल्यू आएगी तो बहुत बड़ी हो जाएगी तो +1, नहीं तो बहुत छोटी होगी तो क्या आएगी, -1। मतलब इसका इन्फिनिमम भी है और सुप्रीमम भी है, अर्थात इसके पास इन्फिनिमम सुप्रीमम दोनों मिल गया। तो जब इन्फिनिमम सुप्रीमम दोनों है, इसका मतलब सीधा सा मतलब ये बाउंडेड है। आपका सीक्वेंस कैसा है, बाउंडेड है। तो बाउंडेड वाला ऑप्शन सही हो गया। अच्छा, अभी थोड़ा और चेक किया जाए कि ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है। अब इस बात को ध्यान दीजिएगा, आपने देखा होगा कि जो साइन होता है, साइन में बार बार वैल्यू रिपीट करती है। जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 180 की डिग्री फिर 0 होती है ना, और फिर आगे चल करके कई बार 0 मिलेगा। भाई सिंपल सी बात है, आप जब ग्राफ ड्रा करोगे तो एक वैल्यू कई बार ऐसे मिलती है। जहाँ जहाँ ये साइन एक्स एक्सिस को कट कर रहा है हर जगह तो 0 ही देगा, तो एक ही वैल्यू कई बार रिपीट करता है। तो जब आप इसका ऐसे बनाएंगे रेंज, तो कई बार ऐसा होगा कि 0 0 कई बार दिखेगा अनेक प्लेसेस पे। मतलब 0 भी इसका क्या होगा, एक लिमिट पॉइंट होगा। ऐसे कोई और नंबर जो इतने हाइट पे है 1 वाला, ये भी कई बार आपको दिखेगा, ये भी इसका लिमिट पॉइंट होगा। मतलब चूंकि कई बार सारे नंबर आएंगे, इसीलिए सारे लिमिट पॉइंट होंगे। और इसी कारण से इसके पास बहुत सारे लिमिट पॉइंट हैं।
और आप जानते हैं कि कोई भी सीक्वेंस कन्वर्ज तब करता है जब मात्र एक लिमिट पॉइंट उसके पास हो, यूनिक लिमिट पॉइंट हो। इसके पास तो बहुत सारे लिमिट पॉइंट है, कैसे कन्वर्जेंट हो सकता है? तो ये सीक्वेंस कभी भी कन्वर्जेंट नहीं हो सकता है। बात ऑसिलेटरी की जाए तो ऑसिलेटरी इसलिए होगा क्योंकि सोचिए जो साइन होता है वो -1 से +1 के बीच में तमाम सारी वैल्यू को बार बार रिपीट करेगा, बार बार रिपीट करेगा। अर्थात जो पूरा साइन एन है ना, ये पूरा साइन एन -1 से +1 तक ऐसे बार बार ऐसे मूव करता रहेगा क्योंकि एन की वैल्यू बदलते जाएंगे तो 1 को तो पार कर नहीं सकता, -1 को तो पार कर नहीं सकता, इन्हीं के बीच में बार बार ऑसिलेट करेगा। दैट्स व्हाई इट इज ऑसिलेटरी। सो आपका बाउंडेड भी सही है, ऑसिलेटरी भी सही है, इसीलिए आप ऑप्शन नंबर डी मारिए जिसमें लिखा है ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी बोथ करेक्ट। ठीक है, तो आप जो है आप किसको मारिए? ऑप्शन नंबर डी को मारिए। कोई दिक्कत? अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। कह रहा है कि हमारे पास कोई एक सीक्वेंस है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर कोई एक सीक्वेंस है जो नेचुरल नंबर से रियल नंबर पे चल रहा है, मतलब ये रियल का सीक्वेंस है। ठीक है, कह रहा है डिफाइन कैसे है? डिफाइन है एफ एन इक्वल टू 1 + -1 के पावर एन। चलिए जरा सीक्वेंस का हम टर्म लिखते हैं। जब यहाँ पहला नेचुरल नंबर रखेंगे तो 1 -1 होगा, मतलब 0 आंसर आएगा। जब यहाँ पे आप दूसरा नेचुरल नंबर रखेंगे 2 तो यहाँ भी 2 होगा, तो 1 और प्लस ये +1 हो जाएगा, तब यहाँ पे वैल्यू 2 आएगा। चलिए यहाँ पे जो है वैल्यू 3 रखिए, तब क्या आएगा? 3 रखेंगे तो 1 और ये -1 फिर 0 आएगा। 4 रखिए तब वैल्यू क्या आएगा? 1 और 4 रखने पे +1 हो जाएगा, फिर 2 आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि सीक्वेंस में दो ही टर्म बार बार रिपीट करते जाएंगे, चाहे आप कोई भी वैल्यू रखते चले जाएंगे। अर्थात ये जो सीक्वेंस है 0 और 2 के बीच में बार बार ऑसिलेट कर रहा है, कभी 0 दे रहा है, कभी 2 दे रहा है, कभी 0 दे रहा है, कभी 2 दे रहा है। तो दो ही नंबर है ना, मतलब फाइनाइट नंबर है ना, तो दो ही फाइनाइट नंबर को बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, इसीलिए ये आपका ऑसिलेट कर रहा है। कैसे ऑसिलेट कर रहा है? फाइनाइटली। यहाँ देखिए एक वर्ड लिखा है ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली। ये गलत इसलिए है क्योंकि इनफाइनाइट नंबर नहीं ना है ऐसे कि जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, मात्र दो ही लोग हैं ना, एक 0 है और एक 2 है, यही दो ही लोग तो बार बार रिपीट कर रहे हैं, और कोई तो नहीं ना आ रहा है बार बार रिपीट होने। तो इसीलिए ऑसिलेट इनफाइनाइटली नहीं सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑसिलेट फाइनाइटली सही होगा। तो आपका ये जो सीक्वेंस है वो कैसा ऑसिलेट कर रहा है? फाइनाइटली। तो जब भी कभी सीक्वेंस देगा तो आप जानते हैं जो सीक्वेंस होता है वो नेचुरल नंबर के तमाम सारे मेंबर को मैप करता है। तो यहाँ नेचुरल नंबर 1 2 3 रखते चले जाइएगा। सीक्वेंस का पहला टर्म 1 रखेंगे तो पहला टर्म 2 रखेंगे, दूसरा टर्म 3 रखेंगे, तीसरा टर्म 4 रखेंगे, चौथा टर्म, ऐसे सारे टर्म आपको मिल जाएंगे। और इस टर्म को खूब ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ऑसिलेटरी होगा कि बाउंडेड होगा कि अनबाउंडेड होगा। अच्छा जरा चेक करो कि ये बाउंडेड होगा कि नहीं होगा। कैसे चेक करेंगे? आप जानते हैं किसी भी सीक्वेंस को जब ऐसे लिख दिया जाता है तो बाउंडेड चेक करने का क्या तरीका? आप इसका रेंज सेट बनाएंगे तो रेंज सेट में कौन कौन एलिमेंट आएगा? 0 आएगा और 2 आएगा, बस 2 ही नंबर है। और आपको मालूम है कि सेट में एक नंबर 2 बार नहीं लिखा जाता। तो इन्फिनिमम कौन है? 0। सुप्रीमम कौन है? 2। तो बताइए इन्फिनिमम भी मिल गया, सुप्रीमम भी मिल गया, तो सेट कैसा हो गया? बाउंडेड। और जब रेंज सेट बाउंडेड होता है तो सीक्वेंस कैसा हो जाता है? बाउंडेड। तो ये सीक्वेंस कैसा है? बाउंडेड भी है। तो ध्यान दीजिएगा, इसी सीक्वेंस को देकर के आपसे बाउंडेडनेस के बारे में भी सवाल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द सीक्वेंस डिफाइंड बाय दिस। आपके पास एक सीक्वेंस है जो इस तरह से डिफाइंड है। कह रहा है सीक्वेंस कैसा होगा? आप देखिए इस सीक्वेंस के टर्म्स को पहले लिखने की कोशिश करिए। जब आप यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो वैल्यू आएगी 1/2। जब आप यहाँ पर वैल्यू 2 रखेंगे तो वैल्यू आएगी 2/3। ठीक है, जब आप 3 रखेंगे n के प्लेस पर तो वैल्यू आएगा 3/4। ठीक, ऐसे लगातार इसकी वैल्यू आती चली जाएगी। सीक्वेंस में बहुत सारे टर्म आएंगे। अच्छा, अब जरा सीक्वेंस के बारे में जरा देखा जाए क्या हो रहा है सीक्वेंस में। ध्यान से देखिए तो जो वैल्यू है सीक्वेंस में 1/2 का मतलब लगभग 0.5 है, 2/3 का मतलब लगभग 0.6 है, 3/4 का मतलब लगभग 0.7 है, और ये लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पे आपका 0 है रियल लाइन पे, तो पहले 0.5 था, फिर 0.6 हुआ, फिर 0.7 हुआ, लगातार ऐसे बढ़ता जा रहा है। आप सोचेंगे बढ़ते हुए कहाँ जा रहा है? और एक और ख़ास बात देखिएगा, सीक्वेंस का प्रत्येक टर्म आप देख पा रहे हैं कि लगातार बढ़ता जा रहा है। 0.5, 0.6, 0.7, अगला 0.8 हो सकता है ऐसे आए। तो लगातार इंक्रीज करने के कारण आप इस सीक्वेंस को मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं। तो यही सीक्वेंस दे करके आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है
कि ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा, तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा। तो आप इसका ऑप्शन क्या मारेंगे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मारेंगे उस सिचुएशन में। लेकिन यहाँ पे हमसे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की तो बात कर नहीं रहा है, यहाँ पे वो कन्वर्जेंट की बात कर रहा है। चलिए कन्वर्जेंट की बात देखते हैं। अच्छा, बाउंडनेस की भी बात कभी कभी कर रहा है। तो देखिए इसका सबसे छोटा वैल्यू क्या है, 1/2 है, और लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सोचिए कहाँ तक बढ़ता हुआ चला जाएगा। कल भी हमने आप लोगों को बताया था कि इसकी सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी हो तो आप इसी का लिमिट ले लीजिए, लिमिट को n टेंस टू इनफाइनाइट कर दीजिए, क्योंकि n इनफाइनाइट की तरफ बढ़ता जा रहा है। और जो आपका ये लिखा है n/n+1, आप सोचिए इस लिमिट को इवेलुएट करेंगे तो कितना आंसर आएगा। n को ले लीजिए बाहर, यहाँ से n को कॉमन, तो n कट जाएगा, आंसर आपका 1 आ जाएगा लिमिट रखने पर। तो आंसर 1 आएगा, मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, सबसे बड़ी वैल्यू 1 आएगी। तो आपका ये जो सीक्वेंस है सबसे छोटा टर्म इसका क्या है, हाफ है, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 1 है। मतलब आपका ये क्या है, बाउंडेड है, इसका रेंज क्या है, बाउंडेड है। तो जब बाउंडेड है तो अनबाउंडेड वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है, अब चेक किया जाए कन्वर्जेंट है कि नहीं है। देखिए एक कन्वर्जेंट इसलिए है क्योंकि ये लगातार मोनोटोनिक इंक्रीजिंग था, और आप जानते हैं कोई सीक्वेंस अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो और बाउंडेड एबव हो, आप लोगों ने रिजल्ट पढ़ा होगा कि कोई सीक्वेंस अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, मतलब लगातार ऐसे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और अपर और क्या है, बाउंडेड एबव है, मतलब इधर कहीं बाउंड्री इसको मिल जाए तो पक्का वो कन्वर्ज कर जाता है। और कहाँ कन्वर्ज करता है, जो बाउंड्री उसके सामने खड़ी है वहीं पे जाके कन्वर्ज कर जाता है। तो कौन है बाउंड्री, 1। तो ये पूरा सीक्वेंस कहाँ जाके कन्वर्ज करेगा, 1 पे। तो बी ऑप्शन कह रहा है कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेज टू 0, गलत है, क्योंकि ये कहाँ जाके कन्वर्ज करेगा, 1 पे। तो आप ऑप्शन क्या मारिए, ए मारिए। ऑसिलेटरी ऑसिलेट नहीं कर सकता, क्यों, जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है लगातार उसके वैल्यू बदलते रहते हैं, लगातार वैल्यू बदलते रहते हैं। एक ही वैल्यू जब बार बार रिपीट करती है तब तो कहेंगे ऑसिलेटरी। तो यहाँ पे ऑसिलेटरी होने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि अगर an कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। आप सभी लोगों ने तमाम थ्योरम पढ़ा है, कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो पक्का बाउंडेड होता है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो पहला ऑप्शन सही हो गया। आपने भी पढ़ा होगा थ्योरम कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, काशी होता है, पढ़ा ना थ्योरम, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज काशी, प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज काशी, और एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। ये दोनों थ्योरम आपने प्रूव किया, मतलब दूसरा भी सही है। आपने भी पढ़ा होगा कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है तो उसके पास नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट कितने होते हैं, यूनिक होते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम था कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है तो उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट होता है। आपने क्लासरूम में पढ़ा भी होगा, 2 मान लिया होगा एल डैश, फिर बाद में आपने दिखा दिया होगा दोनों बराबर हो गए होंगे। अर्थात कोई भी सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो उसके पास कितना लिमिट पॉइंट होगा, यूनिक लिमिट पॉइंट होगा। मतलब तीनों ऑप्शन सही होने के नाते आप ऑल द अबव मारिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, कह रहा है कि आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पहला आपका ऑप्शन यह है, ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन यह है कि जो भी बाउंडेड सीक्वेंस होता है वो कन्वर्जेंट होता है। क्या है, करेक्ट है। देखिए ऑप्शन को कट करना सीखिए, कई बार ऑप्शन को डिस्कार्ड कर देने से सही ऑप्शन मिल जाता है। कह रहा कि हर बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है। आप जानते हैं ये बात सही नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बताएं, आपको देखिए सीक्वेंस आप जानते हैं, इसको पहचानते हैं, ये बाउंडेड है क्योंकि इसमें 2 टर्म -1+1 बार बार आएंगे, और -1+1 ही बार बार आएगा, ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेटरी है, जबकि ये कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये आपको बाउंडेड दिख रहा है और कन्वर्जेंट नहीं है। तो यही कारण है कि हर बाउंडेड जो है कन्वर्जेंट नहीं होता है। फिर कह रहा है एवरी मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, कह रहा है कि दुनिया का हर मोनोटोनिक सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है। हम आपको एक बात बता दें कि मोनोटोनिक हो जाने से कन्वर्जेंट नहीं होता। आपने थ्योरम ये पढ़ा है कि अगर कोई सीक्वेंस है और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, देखिए मोनोटोनिक में दोनों शब्द आते हैं, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी आता है और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी आता है, इसीलिए हम दोनों केस को डील करेंगे। तो कह रहा है कि अगर कोई सीक्वेंस है मोनोटोनिक है तो कन्वर्जेंट होगा। ध्यान दीजिएगा, मोनोटोनिक कन्वर्जेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता, देखिए अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक है और मान लीजिए इंक्रीजिंग है तो लगातार इसका टर्म बढ़ेगा। अगर आगे कभी बाउंड्री आपको नहीं मिली ना तो लगातार ये बढ़ता ही जाएगा, कभी कन्वर्ज नहीं करेगा। तो जब भी कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक होता है, ठीक है, और अगर ये इंक्रीजिंग है तो अगर बाउंडेड एबव नहीं रहेगा तो कभी कन्वर्जेंट नहीं होगा। अर्थात अगर यहीं पे टर्म लिखा रहता
कि एवरी इंक्रीजिंग मोनोटोनिक सीक्वेंस विच इज बाउंडेड एबव इज कन्वर्जेंट, तब सही होता। अच्छा, अगर ये डिक्रीजिंग होता तो लगातार इसका टर्म ऐसे घटते जाता घटते जाता घटते जाता, एक कन्वर्ज तब तक नहीं करता जब तक कि इधर कोई बाउंड्री ना बन जाती। अर्थात कोई भी डिक्रीजिंग मोनोटोनिक अगर कोई सीक्वेंस है तो कन्वर्ज तब करेगा जब वो बाउंडेड बिलो हो। तो बाउंडेड बिलो प्लस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग कन्वर्जेंट होता है, बाउंडेड एबव प्लस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कन्वर्जेंट होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, लेकिन केवल मोनोटोनिक हो जाने से कन्वर्जेंट नहीं होता है। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। ये भी ऑप्शन आपका क्या है, रॉन्ग है। सी वाले ऑप्शन पे आइए, बहुत मज़ेदार ऑप्शन है। अगर आप एनालिसिस करना कभी सीखे होंगे ना, तो रियल का नाम रियल एनालिसिस क्यों है आप इसी वाली स्टेटमेंट में सीख जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि कोई सीक्वेंस अगर मोनोटोनिक है और बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट होगा। बाउंडेड अकेला चला था कन्वर्जेंट बनने, आपने गलत मार दिया। मोनोटोनिक अकेला चला था कन्वर्जेंट बनने, आपने कहा नहीं हो सकता। अब दोनों मिल गए, मोनोटोनिक और बाउंडेड मिल करके कह रहे हैं हम दोनों लोग मिल के बनेंगे कन्वर्जेंट। हाँ, दोनों मिल के बन जाते हैं, इतना पावर आ जाता है। आप जानते ही हैं कि यूनिटी में बहुत स्ट्रेंथ होती है। तो जब मोनोटोनिक बाउंडेड के साथ मिल जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है, बड़ी अच्छी एनालिसिस है। आपको हम थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप समझिएगा तो ठीक है, और नहीं समझिएगा तो याद कर लीजिएगा कि हर मोनोटोनिक बाउंडेड सीक्वेंस मिल के कन्वर्जेंट होता है। देखिए क्या है फिलॉसफी, एनालिसिस समझिएगा। अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक है, अगर कोई सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिक है, तो लगातार उसके टर्म बढ़ेंगे या लगातार उसके टर्म घटेंगे। हम कोई एक केस मान ले रहे हैं, लगातार उसका टर्म ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, मोनोटोनिक है। दूसरी बात कर रहा है कि बाउंडेड है, मोनोटोनिक के साथ बाउंडेड है, और जैसे ही आप मोनोटोनिक के साथ बाउंडेड बनाएंगे तुरंत इधर से बाउंड्री बन जाएगी। बताइए, अगर मोनोटोनिक है और बाउंड्री बन गई तो पक्का इसी बाउंड्री पे जाके क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। इसीलिए मोनोटोनिक और बाउंडेड मिल करके क्या होता है, कन्वर्जेंट बन जाता है। समझ गए बात, ठीक है। और भी इसमें एनालिसिस है कि हर बाउंडेड सीक्वेंस बोलजानो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम समझा सकते हैं, लेकिन हम उतना नहीं समझाएंगे। बस आप इतना जानिए कि मोनोटोनिक और बाउंडेड मिलकर इतने पावरफुल हो जाते हैं कि कन्वर्जेंट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अगर एन कोई काशी सीक्वेंस है, एन कैसा सीक्वेंस है, काशी सीक्वेंस, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। आपको मालूम है कि रियल एनालिसिस में हर काशी क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। हर काशी क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। सबको मालूम है ना, आप सबको मालूम है कि रियल एनालिसिस में हर काशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है और हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस काशी होता है। इफ एंड ओनली इफ में होता है, दोनों साइड से मामला चलता है। काशी है तो कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है तो काशी है। समझ के बाद, तो हर सीक्वेंस कन्वर्जेंट से हर काशी सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। आप सबको मालूम है। अच्छा, आपको ये भी मालूम है कि काशी ने कन्वर्ज को जन्म दिया, और जो कन्वर्जेंट होता है वो क्या होता है, जो कन्वर्जेंट होता है वो बाउंडेड होता है। और क्या क्या होता है, जो कन्वर्जेंट होता है उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट होता है। देखिए, जब कहीं से किसी लाइन पे पहुंच जाइए तो वहाँ से क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, सब आपके माइंड में कहीं ना कहीं घूमते रहना चाहिए। तो जो काशी है वो कन्वर्जेंट है, और जो कन्वर्जेंट है वो बाउंडेड है, इसीलिए जो काशी है वो बाउंडेड है। अच्छा, जो कन्वर्जेंट है उसके पास क्या होता है, यूनिक लिमिट पॉइंट भी होता है। आप ये भी जानते हैं उसके पास क्या होता है, यूनिक लिमिट पॉइंट। तो जो काशी है वो कन्वर्जेंट है और यूनिक लिमिट पॉइंट है, मतलब जो काशी है उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट भी है। तो सोचिए जरा, काशी होने से क्या हुआ, कन्वर्जेंट हुआ, तो कन्वर्जेंट हो गया। काशी होने से फिर कन्वर्जेंट होने के नाते क्या हो गया, बाउंडेड भी हो गया, और कन्वर्जेंट होने के नाते यूनिक लिमिट पॉइंट भी हो गया। इसीलिए आपका ऑल द अबव मतलब तीनों के तीनों ऊपर के सही हैं। ये वाला ऑप्शन आप सही मारेंगे एग्जाम में, ठीक है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 तो हमें लगता है कि कोई भी बिना देखे मार सकता है। कह रहा कि यल और यल डैश दो लिमिट पॉइंट्स हैं। किसके लिमिट पॉइंट्स हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस के। एक बात बताओ, कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसके दो लिमिट पॉइंट हो सकते हैं क्या। जब कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है तो उसके पास मात्र और मात्र एक ही लिमिट पॉइंट होता है। तो दो दो कैसे कह दिया, ये दोनों इक्वल होते होंगे तभी ऐसा बोल पा रहा है।
तो पक्का अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और कह रहा है कि उसके 2 लिमिट पॉइंट है, तो ये तभी संभव है जब दोनों आपस में बराबर होंगे, अदरवाइज ये संभव ही नहीं है। नहीं तो ये कन्वर्जेंट होने से मना कर देगा, क्योंकि जो कन्वर्जेंट होता है उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट होता है, आप सबको मालूम है। और आपने प्रूफ करते समय भी देखा होगा कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस की यूनिक लिमिट होती है, 2 मान के चलते हैं और दोनों आपस में बराबर आ जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 भी अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कह रहा है इस लिमिट की वैल्यू बताइए। देखिए, अगर n टेंस टू इनफाइनाइट 1 + x अपान n के पावर n लिखा है ओवरऑल के पावर n, तो इसकी सीधी वैल्यू होती है e के पावर x। ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है? e के पावर x। इसका आंसर आता है। आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, लिमिट आप लोग पढ़े हैं इंटरमीडिएट में भी और इसमें भी पढ़े हैं, रियल में भी। तो इसकी वैल्यू e के पावर x होती है, मतलब यहाँ जो लिखा होता है वही होता है। तो कई बार जानते हैं हमने क्यों ऐसा लिख दिया। मान लो एग्जाम में आपसे ये कहता कि बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, अपन यहाँ ऐसे n बना देता और पावर क्या लिख देता है n, और लिमिट ऐसे ही बना देता है। यहाँ पे जहाँ x है वहाँ पे क्या लिख देता 2021, तो वैल्यू कितनी आ जाती? लिमिट आपका n टेंस टू इनफाइनाइट का यहाँ पर बना देता। ठीक है, तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी हो जाती? इसकी वैल्यू हो जाती e के पावर 2021। बात समझ रहे हैं? अच्छा, अगर यहीं पर अगर x की जगह 1 होता तो आंसर क्या आता? e के पावर 1 अर्थात e आता। तो आप देखिएगा सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है वो यही आता है कि यहाँ पे वैल्यू अगर 1 बना देगा x के जगह और पावर क्या लगा देगा आपका इसका n, और सामने लिमिट क्या लगा देगा? लिमिट लगा देगा n टेंस टू इनफाइनाइट। तो ज़रा बताइए इसकी वैल्यू कितनी आएगी? आपकी इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगा आपका स्मॉल ई। क्यों स्मॉल ई आएगा? क्योंकि e के पावर यहाँ पर जहाँ x है x की जगह यहाँ पर 1 है, तो 1 लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा? e। तो 4 ऑप्शन में आपको e लिखा हुआ उस समय मिल जाएगा। तो हालांकि यहाँ x लगाया और हमने जानबूझ के लगाया ताकि कोई भी नंबर लगाए तो आप आंसर मार सकें। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा? इन जनरल डी। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। रियल एनालिसिस के सीक्वेंस में हम 8-10 क्वेश्चन और बनाएंगे लिमिट सुपीरियर पर, सुप्रीमम और इन्फिनिमम के कुछ इनइक्वलिटी पर, या अगर आप लोग ट्राई करिए तो लिमिट सुपीरियर, लिमिट इन्फीरियर, और जो आप अपने किताब में देखेंगे तो सुप्रीमम और इन्फिनिमम के बीच में लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू में कुछ रिलेशन दिया है। अपनी कॉपी में लिख करके अगर आप लोग याद कर लें तो बड़ा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो आप लोग उसको कर लेंगे तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे हल्का सा हम देखेंगे सीरीज के बारे में, क्योंकि सीरीज से क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं एमसीक्यू। तो हम लोग सीरीज सीखेंगे कि कैसे सीरीज को चेक करते हैं कि कब कन्वर्ज करता है, कब डाइवर्ज करता है, कब ऑसिलेट करता है। तो अगले टर्म पे हम लोग सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कंपैरिजन टेस्ट होगा, राबिज टेस्ट होगा, लॉगरिथमिक टेस्ट होगा, ठीक है, यानी रूट टेस्ट होगा। तो हम लोग तमाम सारे टेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों ने वीडियो लेक्चर को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को इससे लाभ मिले, बस मेरा यही ध्येय है। सारा वीडियो लेक्चर बनाने का बस मेरा पर्पज़ यही है कि आपको फ्री ऑफ कास्ट नॉलेज मिल सके।